गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस। ये चैप्टर मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम ड्रग की कैटेगरीज देखने वाले हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। एक्चुअली नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम आज देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये दो पार्ट में डिवाइड किया है हमारे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम जो होती है, जो हमारे बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करती है, हमारे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये इनके कंट्रोल के थ्रू होते हैं। और जो मेन फंक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का वो क्या है, अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना फ्रॉम एनवायरनमेंट, फ्रॉम बॉडी, और इसको ब्रेन में प्रोसेस करना, और वो प्रोसेस करने के बाद वो रिस्पॉन्सेस को इंटीग्रेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू जो हमने रिसीव किया है उसे ही वो वापस देना। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत हो गया हूँ, यहाँ पे ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड ये तीन पार्ट है, बट मोस्टली लोग ब्रेन स्टेम को स्पाइनल कॉर्ड में ही कंसीडर करते हैं। बट एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system consists of nerves outgoing from and incoming to the central nervous system। तो peripheral nervous system क्या होता है कि भाई एक काइंड ऑफ वायरिंग सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, जो कि सिग्नल लेता है फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, और उनमें जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर उनका जो बॉडी का मेंटेनेंस है वो सब सिग्नल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजने का काम जो करते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करते हैं। अगर हमें ठंडी लग रही है तो ये हमारी स्किन है, स्किन को ठंडी लग रही है तो अल्टीमेटली सिग्नल जाएगा वाया दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये जाएगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि आपका मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसा कंप्यूटर में सीपीयू होता है, लाइक सीपीयू सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपका एक सीपीयू है। वो ठंडी लग रही है, ये मैसेज जाएगा वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये जाएगा फिर ब्रेन में। ब्रेन उसे एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से उसके वो मैसेज को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके फिर उस पे एक्शन लेगा। तो ठंडी लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमें चादर लेना है, तो ये डिसीजन कर लेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज्यादा ठंडी लग रही है तो चादर लेना है, नहीं लग रही है तो इट्स ओके, ये डिसाइड करने का काम करेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट इन्हें जो मैसेज देने का काम करता है जो वायरिंग सिस्टम है, अगर आप वायर इमेजिन करते हैं तो ये वायर्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं एज वेल एज ऑर्गन से या फिर अदर पार्ट से भी, जो है हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स है वो ऑर्गन से ये वापस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अटैच होते हैं। Those which carry impulse to CNS form afferent system। मीन्स अगर ये हमारा ऑर्गन है, अगर आप कंसिडर करिए हमारी स्किन ही कंसिडर करिए या फिर कोई भी ऑर्गन, लंग्स करिए, हार्ट करिए, वहां पे जो भी प्रोसेस चल रहा है हमारे स्किन पे अगर कोई टच करता है तो वो सिग्नल जो है वहां से सिग्नल जो जनरेट होता है और वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है उसे बोलते हैं एफरेंट सिस्टम और सेंसरी सिस्टम। सेंस है ना, तो सेंस कोई भी चीज का जो सेंस आता है, स्मेल ये एक सेंस है, हम कुछ देख रहे हैं ये एक सेंस है, हमें कोई टच कर रहा है वो एक सेंस है, हमें
ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब सेंसेस है। तो ये सेंसेस के अकॉर्डिंगली हमारा प्रोसेसिंग कौन करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो चीजें जो है, ये जो है आपका सीपीयू है। तो ये जो है इसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नर्व्स पहुंचती है वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसे हम बोलते हैं एफरेंट सिस्टम और यूर सेंसरी सिस्टम, ठीक है। और इसको सेंसरी नर्व्स भी बोलते हैं। नर्व्स नथिंग बट अ वायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जो न्यूरॉन्स सेल होते हैं, न्यूरॉन से हमारे नर्व्स बनते हैं। तो यही चीज होता है कि भाई जब भी कोई सेंस हमें मिलता है फ्रॉम एनवायरमेंट और फ्रॉम इनसाइड ऑर्गन्स, तो उसे प्रोसेस करने का काम जो सीएनएस करता है, वहां तक मैसेज पहुंचाने का काम ये वायर करता है वाया इम्पल्सेस। इम्पल्सेस नथिंग बट अ करंट, ठीक है। जो हमारा करंट वायर में रन होता है उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्सेस से ये जो करंट है ये जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहां पे फिर प्रोसेस होने के बाद दोस कैरी इम्पल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स फॉर फॉर्म इफरेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये जैसा कि मैंने बोला कि भाई मैसेज और सेंसेस से हमें जो मैसेज मिलता है वो जाता है आपके सीएनएस में, और सीएनएस में प्रोसेस होने के बाद उस पे क्या रिएक्शन करना है हमारे बॉडी में। तो ऐसे नर्व्स जो कि ब्रेन से आके आपके मसल्स में या ग्लैंड्स में जाएंगे, उसे हम बोलेंगे इफरेंट सिस्टम, ठीक है। कि भाई जो सीएनएस से जाके वापस ऑर्गन्स में या फिर आपके जो भी ग्लैंड्स है या मसल्स है वहां आ रहे हैं, उसे बोलेंगे हम इफरेंट सिस्टम। मींस ये सीएनएस से वापस आपके ऑर्गन्स के तरफ या फिर वेरियस जो भी टिश्यूज है ऑर्गन्स के वहां पहुंचते हैं, उसे हम बोलते हैं इफरेंट सिस्टम और मोटर सिस्टम और मोटर नर्व्स। नर्व्स मींस वही वायर जो कि सीएनएस से जाके आपके मसल्स और ग्लैंड्स में पहुंचता है कि भाई हमें कैसा रिएक्ट करना है टुवर्ड्स एनी सेंसरी रिस्पॉन्स, ठीक है। The efferent nerve which carry impulse to skeletal muscles named as somatic nerves। तो जो नर्व्स सीएनएस से निकल के आपके स्केलेटल मसल्स में जाती है उसे हम बोलेंगे सोमैटिक नर्व्स, ठीक है। उसके बाद द इफरेंट नर्व्स कैरी इंपल्स टू स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे विसरल ऑर्गन्स है लाइक लंग्स हो गया, आपका जीआई ट्रैक्ट हो गया, किडनी हो गया, इसके बाद हार्ट हो गया, ये जो है ये ऑटोमेटिकली चलते हैं, इनवॉलेंटरी चलते हैं। तो इनका जो है कनेक्शन डायरेक्ट हमारे ब्रेन से है, ब्रेन इन्हें मैनेज करने का काम करता है। तो यहां से जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है और जो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स कुछ होती है जो कि ऑटोमेटिकली एक्ट करती है, वहां जहां पे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो इफरेंट नर्व्स काम में आती है, उनका काम है कि भाई ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है वो ऑटोमेटिकली वो स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को पहुंचाती है विदाउट योर कॉन्शियसनेस। विदाउट योर कॉन्शियसनेस, ये वर्ड ध्यान में रखिए। मींस कॉन्शियसनेस मींस कि भाई हमें पता चलता है, अनकॉन्शियसनेस मींस हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई हम सांस ले रहे हैं, हमारे जीआई ट्रैक्ट में क्या चल रहा है, एसिड सिक्रीशन हो रहा है या पेरिसाल्टिक मूवमेंट, हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है या ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, या फिर हमारे हार्ट बीट्स
कम ज्यादा हो रहे हैं, ये भी हम हमारे सोचने से नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंटरी हमारे कुछ ऑर्गन्स को लाइक हार्ट, लंग्स, लीवर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसमें भी दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो जिसमें एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी आप इसको बोल सकते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है टू जनरेट इंपल्स और टू कैरी इंपल्स। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको कोलिनर्जिन और एसिटाइल कोलिन भी जो है, ये सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन यूज होता है मोस्टली फॉर द इंपल्स और फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, ये चार्ट है, तो ब्लू में दिखाया है कि भाई नर्वस सिस्टम जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें दो पार्ट है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमारे तीन पार्ट आते हैं, एक आता है ब्रेन, देन ब्रेन स्टेम एंड थर्ड वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लिखा है, बट तीन पार्ट आप इसे कंसीडर करिए। फर्स्ट वन इज योर ब्रेन, देन ब्रेन स्टेम एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम ऐसा पार्ट है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर दो सिस्टम आते हैं, एफरेंट सिस्टम एंड इफरेंट सिस्टम। एफरेंट को आप अगर नोट करना चाहे तो इसको बोल सकते हैं आप सेंसरी नर्व सिस्टम, एंड इफरेंट को आप मोटर नर्व सिस्टम, ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद इफरेंट सिस्टम मींस मोटर नर्व सिस्टम में दो आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्पेशली फॉर स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स है हमारे बॉडी की, उसको कंट्रोल करने का काम जो है ब्रेन करता है वाया सर्टेन पार्ट ऑफ दैट ब्रेन। और ये स्पेशल सिस्टम जो है ये स्पेशली फॉर स्केलेटल मसल्स है, इसलिए इसका नाम सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। उसके बाद दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि मोस्टली इनवॉलेंटरी एक्शन जो होती है हमारे बॉडी में, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती है वेरियस ऑर्गन्स की और ग्लैंड्स की, उनके सिक्रीशन की, तो ये मेंटेन करने का काम भी ब्रेन करता है वाया दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर करके एक्ट करते हैं। एसिटाइल कोलिन भी होता है, बट जो फाइनल न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन ही होता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन ये होता है यूज एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन वाया दिस न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। इसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Central nervous system is not only concerned with the regulation of normal body function such as circulation, digestion, respiration, etc., but it also alter the psychic reaction of the person like feeling, emotion, thought, etc. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि भाई नॉर्मल बॉडी का फंक्शन को मेंटेन करना, लाइक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, या फिर डाइजेशन को प्रॉपर करना, या फिर रेस्पिरेशन को मैनेज करना। इसके अलावा ये साइकिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि फीलिंग्स है, इमोशंस है, थॉट्स है, ये भी चीजें जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। हम हैप्पी कब होगे, हम सैड कब होगे,
इसका भी मैनेजमेंट जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली ब्रेन करता है। अगर वहां के हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम आ गया, इश्यूज आ गए, तो फिर अल्टीमेटली डिसीज और डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इट्स नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन लिखना चाहिए था, मैंने सेरिब्रम लिखा है। और सेरिब्रम में जो आउटर पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पर लोब एंड पैराइटल लोब। ठीक है, सभी लोब्स के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो सेरिब्रम में हमारा मेन पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, मोटर एरिया गवर्न्स मसल्स मूवमेंट। तो मोटर एरिया है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, वो गवर्न करता है मसल्स के मूवमेंट को। मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया करता है। उसके बाद सेंसरी एरिया कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई जो भी एनवायरनमेंट से स्किन को फीलिंग्स मिलती है, आइदर टेम्परेचर हो या चिल कंडीशन हो और कोल्ड कंडीशंस हो या फिर कोई भी चीज हो, इसे सेंस करने का काम जो करता है। और सेंस करने के बाद जब ये ब्रेन में पहुंचता है तो इंटरप्रिटेशन करने का काम वहां पे सेंसरी एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वो उसे इंटरप्रेट करता है और अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन हमारे बॉडी को उसको रिएक्ट कैसा करना चाहिए, उसको वैसा ब्रेन मैसेज भेजता है वाया योर मोटर सिस्टम। ठीक है, तो एसोसिएशन एरिया कंसर्न विद इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसमें थर्ड एरिया जो है, अभी हमने अकॉर्डिंग टू लोब को क्लासिफाई नहीं किया है, हमने अकॉर्डिंग टू मोटर एरिया, सेंसर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया, ये हिसाब से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बी फार्म का या एम फार्म का अगर डिटेल में स्टडी करते थे तो हम फिर उस पे जाते थे। डिप्लोमा में उतना डीप में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इतना ही देखेंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट जो है एसोसिएशन एरिया, जो कि मोस्टली कंसर्न है इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को, कि भाई हमारे इमोशनल फीलिंग्स हो गया, थॉट्स हो गए, इसे कंट्रोल करने का जो एरिया है उसे एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। एज वेल एज हमारा सोचने का तरीका जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कि भाई कौन से चीज को कैसा सोचना चाहिए या फिर इसे दिमाग में रखना चाहिए मेमोरीज में, वैसा तो ब्रेन बहुत सारी चीजें मेमोरीज में रखता है, बट ये चीजें सब करने का जो काम है ये एसोसिएशन एरिया करता है। उसके बाद आते हैं हम बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ मसल्स मूवमेंट। तो मसल्स मूवमेंट्स का कंट्रोल जो है उसमें हेल्प करने का काम करता है बेसल गैंग्लिया, जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भी, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है। ये क्या करता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायनसेफेलॉन। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसा कि आपको पता है, अगर आप ऑनलाइन जाके स्ट्रक्चर देखते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे इमेजेस नहीं डाल पाया बिकॉज अभी यूट्यूब के बहुत सारे नॉर्म्स आए हैं, लाइक कॉपीराइट इश्यूज ये वगैरह, वो वजह से वो मुझे भी थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं इमेजेस नहीं डाल पाया, इसलिए आई एम सॉरी। बट आप अगर सर्च करेंगे लिम्बिक सिस्टम को तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, मींस 2 पार्ट आपको दिखेंगे, 2 इक्वल डिवाइडेड पार्ट दिखेंगे ब्रेन के, और ये 2 पार्ट को अगर हम बीच से अगर कट करते हैं तो हमें दिखेगा
ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायसेफ्लॉन के बीच में लिम्बिक सिस्टम का पार्ट, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन में क्या आता है वो हम आगे देखेंगे। इट फंक्शंस इन इमोशन एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड मेमोरी। तो लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है? इमोशनल एस्पेक्ट्स जितने भी है ऑफ बिहेवियर एंड मेमोरी, इसको कंट्रोल करने का काम जो है ये लिम्बिक सिस्टम करता है। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट डायसेफ्लॉन पे। डायसेफ्लॉन में क्या होता है? एक होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? इट कंटेन्स न्यूक्लियर दैट एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट स्मेल टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये एक रिले, जैसा हमारे इसमें एक रिले होता है जो कि प्रोसेस करने का और फिल्टर करने का भी काम करता है कभी कभी। तो ये जो रिले स्टेशन है, तो ये रिले स्टेशन जो है ये थैलेमस है। तो ये जब भी हमें कोई सेंस होता है, लाइक जैसा कि मैंने टेम्परेचर, स्किन का जो सेंस है टेम्परेचर, तो ये जो वहां पे जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व से जो इंपल्स जनरेट होके जाएगा तो पहले जाएगा थैलेमस में। थैलेमस में वहां पे रिले स्टेशन के थ्रू फिर जाएगा आपके ब्रेन में, एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ब्रेन वापस से मोटर नर्व थ्रू उस पे एक्शन लेगा, ठीक है। वो ब्रेन का मेन काम है कि भाई डाटा स्टोर करना। अगर हमारे मेमोरी में डाटा है कि भाई ठंडी लगने पे हमें चादर ओढ़नी चाहिए, तो अल्टीमेटली ब्रेन वैसा ही करेगा, ब्रेन वैसा ही कमांड देगा मोटर नर्व्स को कि भाई हमें चादर लेना है। तो ये चीज जो है इसका एक रिले स्टेशन है, एक रिले स्टेशन ये डायसेफ्लॉन में होता है, और डायसेफ्लॉन में जो थैलेमस होता है वहां पे ये रिले स्टेशन होता है। अब जो इंपल्स जो होते हैं स्मेल के थ्रू जो इंपल्स आते हैं, ये डायरेक्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं, ये बाईपास करते हैं आपके थैलेमस को। तो सिर्फ जो स्मेल जो है, जो सेंसरी ऑर्गन हमारा नोज है जिससे हमें स्मेल मिलता है, तो ये जो स्मेल मिलता है यही सिर्फ बाईपास करता है आपके थैलेमस को, और ये डायरेक्टली जाता है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसे सेंस करता है अकॉर्डिंग टू स्मेल। वो जो भी उसके पास डाटा होता है ब्रेन में कि भाई ये स्मेल अच्छा है, ये स्मेल जिलेबी का है या गुलाब जामुन का है, उस पे हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो ये डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन होता है विदाउट इन्वॉल्विंग थैलेमस, ठीक है। इट ऑल्सो कंसर्न विद द रिकॉग्निशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। तो ये थैलेमस जो है ये चेंज इन टेम्परेचर एज वेल एज पेन को भी रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, और वही मैसेज फिर आगे ब्रेन को देता है, सो दैट ब्रेन फिर से उसके लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी में देखता है कि भाई ब्रेन पेन के लिए या टेम्परेचर के लिए हमने इससे पहले कोई मेडिसिन लिया था क्या, हमने कोई बाम लगाया था क्या, हमने कोई ऑयल लगाया था क्या। फिर वैसा ही वो मोटर नर्व्स को मैसेज देता है कि भाई बाम होगा तो बाम लगाओ, या फिर ट्यूब होगा तो ट्यूब लगाओ, या फिर कोई मेडिसिन खाना हो तो मेडिसिन खाओ। तो ये काम करता है हमारा डायसेफ्लॉन का वन पार्ट, दैट इज थैलेमस। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम जो है हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड डायसेफ्लॉन ये दोनों पार्ट है आपके ब्रेन के। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है इट आल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट फूड एंड फ्लूइड इनटेक एंड मेंटेन वॉकिंग स्टेट एंड स्लीपिंग पैटर्न।
तो हाइपोथैलेमस का दूसरा काम क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके अलावा फूड और फ्लूइड का इंटेक हमारे बॉडी में है या नहीं, हमें भूख लगी है या नहीं, हमारे बॉडी में पानी कम हुआ है कि नहीं, इसे रेगुलेट करने का काम भी जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है कि भाई चलो भूख लगा है तो अल्टीमेटली वो ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करेगा कि अल्टीमेटली आपके पेट में भूख लगने वाले कुछ जो भी है केमिकल्स सीक्रेट हो गए और आपको खाना खाना पड़ेगा ही, ठीक है। वैसा ही फ्लूइड अगर कम होता है तो वो अल्टीमेटली आपका टंग को ड्राई कर देगा, आपको गला सूख जाएगा, तो उससे पानी आपको पीना है ये समझ में आ जाएगा। तो ये चीज जो मेंटेन करने का काम है ये काम है हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा वॉकिंग स्टेट को मेंटेन करना, हमें वॉक कैसा करना है इसको भी मेंटेन करने का काम जो है, और हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम और हेल्प करने का काम जो है ये भी हाइपोथैलेमस करता है। और जो स्लीप पैटर्न हमने जो बनाया है अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, जिसका किसी का पुराने जमाने के हिसाब से है, किसी का नए जमाने के हिसाब से है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हाइपोथैलेमस ने भी वो स्लीपिंग पैटर्न को मैनेज करने का काम भी जो है ये हाइपोथैलेमस करता है, जो कि आपके डायसेफ्लॉन में होता है। और ये डायसेफ्लॉन कहाँ पे होता है? नथिंग बट इन योर ब्रेन। उसके बाद आते हैं हम ब्रेन स्टेम पे, ठीक है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो फर्स्ट में ब्रेन में हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा और सेरिब्रम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा, और हमने उसके बाद डायनसेफ्लॉन देखा। अभी हम आते हैं मेन पार्ट ब्रेन स्टेम पे। तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स वरोली एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। बट अब अगर आप कुछ बुक्स में जाएंगे तो आपको सेरिबेलम भी जो है ये भी ब्रेन स्टेम के पार्ट में और ब्रेन स्टेम के एरिया में आपको बताएंगे। बट सेरिबेलम जो है इसे नाना पाटेकर बोलता है ना छोटा मगज, वो छोटा मगज जो है वो ये डिफरेंट पार्ट है, तो इसको हमने अलग रखा है और ये तीनों को हमने ब्रेन स्टेम में इंक्लूड किया है। तो मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन इट कनेक्ट्स द पॉन्स विद डायनसेफ्लॉन, ठीक है। पॉन्स वरोली है, पॉन्स वरोली जो पार्ट है, अगर मैं पहला लाइन देखेंगे अगर आप, मिड ब्रेन, पॉन्स वरोली एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये सीक्वेंस बराबर ऐसा ही है। पहले मिड ब्रेन आता है, उसके बाद पॉन्स वरोली आता है एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा आता है। तो मिड ब्रेन क्या करता है? ये कनेक्ट करता है आपके डायनसेफ्लॉन विच कंटेन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम जो है, पॉन्स वरोली एंड डायनसेफ्लॉन को कनेक्ट करने का काम जो है ये मिड ब्रेन करता है। इट रेगुलेट्स ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो ऑडियो एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करने का काम किसका है? मिड ब्रेन का। उसके बाद आते हैं हम पॉन्स वरोली पे, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद कौन सा पार्ट आता है ब्रेन स्टेम का? पॉन्स वरोली। इट relays impulses from the cerebral cortex to the cerebellum related to voluntary skeletal muscles। तो पॉन्स वरोली का मेन काम क्या है कि भाई जो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो इंपल्स आते हैं, इंपल्स सेरिबेलम को प्रोवाइड करने का काम रिगार्डिंग वॉलेंटरी स्केलेटल मूवमेंट, वॉलेंटरी स्केलेटल मूवमेंट के रिगार्डिंग जो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने ऑर्डर दिया है या फिर इंटरप्रेट करके इंपल्स भेजा है, वो सेरिबेलम तक प्रोवाइड करने का काम जो है वाया पॉन्स वरोली होता है, ठीक है। The reticular formation of pons varoli helps to control respiration। तो इसमें जो रेटिकुलर फॉर्म में और फाइब्रस फॉर्म में एक पार्ट होता है,
इसका काम है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो पॉन्स वरोली जो है, जो मेन फंक्शन आप अगर बोले तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना ये है। तो इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है जनरल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक में आपको ये चीजें सब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पार्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो पॉन्स वरोली में आप ध्यान में रखिए कि भाई रेस्पिरेशन सेंटर होता है। उसके बाद आते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा में। इट कंटेन्स न्यूक्लिया, अब न्यूक्लिया मींस पार्ट that are the reflex center for the regulation of heart rate, respiration rate, vasoconstriction, swallowing, coughing, vomiting and sneezing, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम नियर टू ब्रेन है, इसमें ब्रेन से निकले हुए स्टेम है, और इसके बाद फिर ब्रेन स्टेम को स्पाइनल कॉर्ड अटैच है। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पे अगर कोई ड्रग एक्ट हो गया तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट करता है हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन रेट को, वासोकंस्ट्रिक्शन, जो वस्कुलर सिस्टम है हमारे बॉडी में, जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसको, उसके बाद स्पेशली वेन्स को, वासोकंस्ट्रिक्शन, उसके बाद स्वॉलोइंग मींस जो हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद कफिंग, देन वोमिटिंग, जो एंड स्नीजिंग, छींकना, ठीक है। तो ये जो है रिफ्लेक्स सेंटर है, ये रिफ्लेक्स सेंटर है फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, वासोकंस्ट्रिक्शन, स्वॉलोइंग, कफिंग, वोमिटिंग एंड स्नीजिंग। अब ये रिफ्लेक्स सेंटर क्या होता है कि भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर हमने देखा जैसा कि अभी हार्ट रेट का एग्जांपल ले लेते हैं, हार्ट रेट एकदम से कोई हमें डराने आ गया, हमारे हार्ट बीट्स बढ़ गए। अब ये हार्ट बीट्स को नॉर्मल लाने का जो काम है रिफ्लेक्स सेंटर मींस इसको, ये सेंसरी इंपल्स को मोटर में कन्वर्ट करने का काम जो है ये मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, कि भाई हार्ट को कूल डाउन करने का काम मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। अब रेस्पिरेशन रेट ये इनवॉलंटरी है, बट कभी-कभी कोई वजह से रेस्पिरेशन कम ज्यादा होता है, तो उसे रेगुलेट करने का काम जो है ये मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। तो रेस्पिरेशन जैसा कि आपको पता है, व्हेन यू आर इन अ वेकिंग स्टेट, और आप जब जागे होते हो तो आपका रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है, बट जब आप स्लीपिंग मोड में जाते हो तो रेस्पिरेशन थोड़ा सा डीप होता है और स्लो होता है। उसके अलावा वासोकंस्ट्रिक्शन, इसको भी रेगुलेट करने का काम आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। वैसे ही स्वॉलोइंग, कफिंग, वोमिटिंग और स्नीजिंग को भी ये आपका मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। तो पॉन्स वरोली एंड मेडुला ऑब्लंगाटा को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन। और यही चीज हम फर्दर हमारा जनरल एनेस्थेटिक पार्ट है वहां पे डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगा। उसके बाद आते हैं हम सेरेबेलम, ठीक है, जो नाना पार्टिकल का पार्ट है सेरेबेलम, वहां पे हम आते हैं छोटा मगज। ये भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द स्केलेटल मसल्स, मेंटेन नॉर्मल मसल टोन एंड बॉडी इक्विलिब्रियम। जो भी हम बॉडी, हमारी बॉडी जो चलती है, सीधा चलती है, मुड़ती है, ये सब कंट्रोल करने का काम जो है, और स्केलेटल मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम जो है ये हमारा जो है सेरेबेलम करता है, ठीक है। अगर सेरेबेलम में इशू हो गया तो अल्टीमेटली आप अच्छे से चल नहीं पाएंगे, डगमगा जाएंगे, आपका बैलेंस नहीं रहेगा, एंड यू नीड हेल्प ऑफ सम चेयर और समवन हु कैरी यू, ठीक है। मींस आपको किसी का मदद लगेगा जो आपको पकड़ के ले चले। तो अभी तो हमें जो पकड़ के लेके चलता है वो है सेरेबेलम, जो कि
कोऑर्डिनेट करता है स्केलेटल मसल्स को और हमारा जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन करने का काम करता है, नॉर्मल मसल टोन को मेंटेन करने का काम करता है। अब हम आते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो ये जनरल फार्माकोलॉजी है कि भाई हमारा ड्रग जो है कैसा एक्ट करता है ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है हमारा ब्रेन, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ड्रग एक्ट ऑन सीएनएस इन वेरियस वे, अलग अलग तरीके से एक्ट करता है आपका ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ड्रग में एक्ट डायरेक्टली ऑन द न्यूरॉन्स, thus modify the neuronal function। तो कुछ ड्रग ऐसे है कि भाई वो डायरेक्टली न्यूरॉन्स पे एक्ट करते हैं। न्यूरॉन क्या है, एक सिंगल सेल है, उस सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन, तीसरे ऐसे हजारों लाखों कनेक्शन होने के बाद नर्व्स बनता है। तो ये ड्रग क्या करता है, ड्रग डायरेक्टली न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है और न्यूरॉन्स में जो इंपल्स जनरेशन होता है वाया न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर से छेड़छाड़ करता है जिसकी वजह से हमें ड्रग का इफेक्ट मिलता है। सम ड्रग में एक्ट रिफ्लेक्सली बाय सेंडिंग एफरेंट इंपल्स टू सीएनएस वाया कीमोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल नर्व्स। तो पहला ड्रग तो मैंने डायरेक्टली वाला बताया। सम ड्रग इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं, जो कीमोरिसेप्टर होंगे उस पे एक्ट होंगे, उसके बाद वो कीमोरिसेप्टर आपके ट्रांसड्यूसर को अटैच होंगे। ट्रांसड्यूसर फिर एक सिग्नल जनरेट करेगा, एक बायोकेमिकल रिएक्शन जनरेट होगी और उसके बाद उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। वैसे ही बैरोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जो बैरोरिसेप्टर है कि भाई ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो गया तो इसको मेंटेन करने के लिए बैरोरिसेप्टर है, वहां से सिग्नल जाता है और अल्टीमेटली ब्रेन उसके हिसाब से एक्ट करता है। तो ऐसे ड्रग है कि जो बैरोरिसेप्टर पे भी एक्ट करते हैं और इसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स, जैसा कि मैंने बोला था सेंसरी नर्व है और सेंसरी नर्व ही है। सेंसरी नर्व जो कि पेरिफेरल नर्व है, हमारी स्किन हो गया, हमारा जो भी पार्ट हो गया वो जो सेंस करता है वो सेंसरी नर्व है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ड्रग एक्ट करता है और अल्टीमेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में प्रोसेस होगा, उसके हिसाब से आपको एक्शन मिलेगा। उसके बाद आते हैं सम ड्रग में एक्ट में अफेक्ट द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ न्यूरॉन बाय अल्टरिंग इट्स ब्लड सप्लाई और अफेक्टिंग देयर मेटाबॉलिज्म। तो ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म है कि भाई जो न्यूरॉन्स है जो कि ओवर स्टिमुलेट हो गए हैं तो उनमें उनका जो ओवर स्टिमुलेशन है उसको कम करने के लिए उससे कम से कम न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई दे, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिले। तो ये भी एक मैकेनिज्म है कुछ ड्रग्स का, बाय एक्टिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये चीज की वजह से क्या होगा कि न्यूरॉन्स थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगे और उसकी एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी। अब ये कैसा होता है, अब ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट दिखाता है हमारा ड्रग, और ब्लड क्या करता है अल्टीमेटली न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो है जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है और जितना भी ऑक्सीजन है ये मिलता कहां से है हमको, ऑक्सीजन तो लंग्स से मिलता है बट वहां से हमारे बॉडी में कौन लेके जाता है, हमारा ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ब्लड का मेन काम है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो यही चीज है कि भाई ब्लड सप्लाई को अल्टर करते हैं कुछ ड्रग, जिसकी वजह से जो ओवर एक्साइटेड न्यूरॉन है वो कूल डाउन हो जाते हैं और हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिलता है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 फैक्टर और मोर फैक्टर भी है, 2 टाइप के ड्रग को हम कंसीडर करते हैं। एक तो है CNS स्टिमुलेंट और दूसरा है CNS डिप्रेशन। ठीक है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा जिससे आपका अलर्टनेस, अटेंशन, एनर्जी ये सब चीजें बढ़ जाएगा। और CNS डिप्रेशन ऐसा है कि अगर आप ओवर एक्साइटेड है तो आपको नॉर्मल लाने का काम जो है ये CNS डिप्रेशन करेंगे। मोस्टली एंजाइटी, स्ट्रेस रिएक्शन, स्लीप डिसऑर्डर में CNS डिप्रेशन देते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करिए फॉर नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।